बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमने जो है वो शुरू करना है लेक्चर नंबर 18, ठीक है। और आज मैं इसमें लेक्चर नंबर 18 जो है इसके अंदर स्टार्ट करने जा रहा हूँ ग्रेविटेशन को, ठीक है। ग्रेविटेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ लेक्चर नंबर 18 में। लेक्चर नंबर 18 मैकेनिक्स 2, ठीक है। इसमें स्टार्ट करने क्या जा रहा हूँ मैं ग्रेविटेशन को। लेकिन अभी एक और वीडियो जो है वो बाकी है एंगुलर मोमेंटम के ऊपर, एंगुलर मोमेंटम की एप्लीकेशंस के ऊपर। वैसे तो बाकी सारा मैंने एंगुलर मोमेंटम जो है उसको कवर कर दिया हुआ है, लेकिन एक वीडियो जो है वो अभी बाकी है उस वाले से। तो वो वीडियो भी मैं कल या परसों जो है उसको अपलोड जो है वो कर दूंगा, एंगुलर मोमेंटम। बाकी आपका एंगुलर मोमेंटम जो है सारा वो तकरीबन मैं जितना था आपके कोर्स में मैं वो सारा कवर जो है वो कर चुका हूँ। तो ग्रेविटेशन हमने आज स्टार्ट करना है। ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन इज एक्चुअली ए फोर्स। ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन एक, आप कह सकते हैं कि एक फोर्स का नाम है, ठीक है। ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन एक फोर्स का नाम है, ठीक है। व्हाट इज ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन इज एक्चुअली ए फोर्स। ग्रेविटेशन इज एक्चुअली ए फोर्स। ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन जो है वो एक्चुअली एक फोर्स का नाम है। और ये फोर्स क्या करती है? इट अट्रैक्ट्स ऑल बॉडीज विच आर प्रेजेंट इन इट। यानी कि उन सारी ऑब्जेक्ट्स को, सारे ऑब्जेक्ट्स जो इसके अंदर प्रेजेंट हैं, उन सब को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है, टुवर्ड्स इट्स सेंटर, अपने सेंटर की तरफ। तो न्यूटन जो है वो फर्स्ट साइंटिस्ट था। अब ये वाली कहानियाँ बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर के जी कि न्यूटन ने देखा कि एप्पल नीचे गिरा तो उसने कहा कि ग्रेविटेशन नहीं, ये सब कहानी है। एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट था ग्रेविटेशन का, इसको डेवलप करने में तकरीबन 200 साल लग गए थे। लेकिन न्यूटन फर्स्ट था जिसने ग्रेविटेशन को ऑब्जर्व किया था, ठीक है जी। न्यूटन was the first scientist who observed the gravitation, जिसने जो है ग्रेविटेशन को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। न्यूटन जो है वो पहला साइंटिस्ट था। उसने कहा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एग्जिस्ट करती है बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। उसने कहा कि हर दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स के अंदर, उन सब के अंदर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है। और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हमारी यूनिवर्स के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी है, ठीक है। फोर्स
of attraction exist between all the objects present in this universe। ये बात जो है ये न्यूटन ने ऑब्ज़र्व की थी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं उन सब के दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सारे ऑब्जेक्ट्स अपने आप को अपनी तरफ खींचते हैं। तो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is responsible for the stability of objects। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है एक्चुअली व्हाट इज दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ, वगरना तो ऑब्जेक्ट उड़ रहे होते, यहाँ पर ग्रेविटी ना होती तो आज ज़मीन पर खड़े ना होते, कोई उधर उड़ रहा होता, कोई उधर उड़ रहा होता, कोई उधर उड़ रहा होता। मतलब कुछ जितनी भी स्टेबिलिटी है वो सारी स्टेबिलिटी जो है वो किस वजह से है, वो सारी की सारी स्टेबिलिटी जो है वो ग्रेविटेशन की वजह से। ग्रेविटेशन क्या है? अट्रैक्शन फोर्स है। न्यूटन जो है वो ये बताने में अनएबल रहा था कि ओरिजिन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कि एक्चुअली ग्रेविटी, मतलब उसने ये तो बता दिया कि फोर्स है, लेकिन न्यूटन ये बताने में नाकाम रहा कि इसका ओरिजिन क्या है, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आइंस्टाइन जो है वो पहला साइंटिस्ट था जिसने ओरिजिन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको डिस्क्राइब किया था। ठीक है जी, आइंस्टाइन। ओरिजिन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स किसने डिस्क्राइब किया? आइंस्टाइन ने। origin of gravitational force is described by आइंस्टाइन। ठीक है जी, आइंस्टाइन ने इसको डिस्क्राइब किया। उसके मुताबिक स्पेस टाइम जो है, स्पेस टाइम के अंदर जो कर्व है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, the curve in space time is responsible for the gravitational force। जो स्पेस टाइम के अंदर कर्व है वो रिस्पॉन्सिबल है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। देखें, अगर एक रबड़ की शीट हो और उस रबड़ की शीट के साथ हम एक हैवी मास लटका दें तो वो रबड़ की शीट जो है वो नीचे की तरफ पिचक जाएगी। वो रबड़ की शीट जो है वो नीचे की तरफ पिचक जाएगी। तो इसी तरह आइंस्टाइन ने यह कहा कि स्पेस के अंदर जिस जगह पर हैवी मास आ जाता है वहाँ पर स्पेस में वो जगह जो है वो रबड़ की शीट की तरह पिचक जाती है, नीचे की तरफ झुक जाती है, यानी कि उसके अंदर डंट पड़ जाता है। देखा ना, आप किसी लोहे की चीज़ ने उस पर ज़ोर से थोड़ा मारे तो उसके अंदर डंट पड़ जाएगा। तो उसने कहा ये डंट जो है, ये कर्वेचर जो है, एक्चुअली दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी हम यहाँ पर आपके कोर्स में इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन उसने यही कहा कि जो स्पेस है वो लाइक ए शीट ऑफ रबड़ है। ठीक है, उसने क्या कहा? उसने कहा कि स्पेस जो है
is like a sheet of rubber. उसने कहा कि स्पेस जो है वो एक शीट ऑफ रबड़ की तरह पर है। तो उसने कहा कि जिस जगह पर इस रबड़ शीट के अंदर वेयर एन ऑब्जेक्ट कम इन दिस rubber sheet, this sheet will bend. तो उसके अंदर एक बैंड आ जाएगा, उसके अंदर एक डेंट पड़ जाएगा। तो ये बैंड या डेंट जो है ये कि किसका रिस्पॉन्सिबल है? दिस बैंड या डेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के इसी तरह हमारे पास जो हैवी स्टार्स हैं, प्लैनेट हैं, जब वो स्पेस के अंदर आते हैं तो उनकी वजह से देयर इज अ बैंड इनटू द स्पेस। ठीक है, हैवी स्टार्स एंड प्लैनेट्स क्रिएट ए बैंड इन स्पेस। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? बैंड फेल करते हैं, ड्यू टू विच ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूसेस, ड्यू टू विच ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूसेस। तो जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जहाँ पर भी स्पेस के अंदर हैवी ऑब्जेक्ट आ जाएगा, रबड़ की स्पेस एक रबड़ की शीट की तरह है, वो रबड़ की शीट जो है वो बेंड हो जाएगी। तो ये पोस्टुलेट जो आइंस्टाइन का था ये येट अभी तक एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड नहीं है, लेकिन स्टिल साइंटिस्ट जो हैं वो जो ओरिजिन है ग्रेविटेशनल फोर्सेस का उसको फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अभी तक हमें बिग बैंग का पता नहीं है कि ओरिजिन क्या है। तो हमारे पास जितनी भी 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, ये 4 जो बेसिक फोर्सेस हैं, हमें इन बेसिक फोर्सेस के ओरिजिन का अभी नहीं पता। ठीक है, तो आइंस्टाइन का ये जो पोस्टुलेट था या ये जो कंसेप्ट था स्पेस टाइम कर्व का, दिस कंसेप्ट इज येट नॉट एक्सपेरिमेंटली प्रूव। द कंसेप्ट ऑफ आइंस्टाइन ऑफ स्पेस टाइम कर्व is yet not experimentally proved। तो ये yet अभी एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं है। तो स्टूडेंट्स मुझे ज़रा 1 मिनट के लिए एक्सक्यूज़ मी करें, मैं अभी आता हूँ। तो वीडियो जो है यहाँ पर कंटिन्यूड है, मैं अभी 1 मिनट के बाद आता हूँ आपके पास दोबारा।
अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा वक्फ़ा आ गया बीच में, तो दोबारा शुरू करते हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर इसको रोका था अभी कि जो कंसेप्ट आइंस्टाइन का स्पेस टाइम के बारे में अब एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं है। साइंटिस्ट जो हैं वो लगे हुए हैं इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, लेकिन अभी तक ये चीज़ जो है ये प्रूफ नहीं हो सकी है। ठीक है, जब बिग बैंग का ओरिजिन हमें पता लगेगा तो फिर ही ये चीज़ जो है ये प्रूव हो पाएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है हमने देखना है न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ कि न्यूटन ने जो बेसिक लॉ ग्रेविटी के बारे में दिया था उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। और न्यूटन ने यह कहा था कि हर कोई दो मास, सपोज देयर इज ए फोर्स ऑफ attraction between two masses m1 and m2। उसने कहा इन दो मासेस के दरमियान हैं और ये फोर्स जो है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली proportional to the product of masses। ठीक है, and inversely proportional to the square of distance between two masses। Square of distance between two masses। ये इसके जो ग्रेविटेशनल लॉ है उस ग्रेविटेशनल लॉ की स्टेटमेंट है। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल लॉ है उस ग्रेविटेशनल लॉ की ये स्टेटमेंट है कि कोई भी अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, कोई भी एनी टू ऑब्जेक्ट्स, उनके दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी और वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो प्रोडक्ट है मासेस का उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और जो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं, आप यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि अगर सपोज करें कि हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास m1 है, ये किसी डिस्टेंस पे, ये सेंटर और ये सेंटर, ये भी आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये सेंटर टू सेंटर का क्या मतलब होता है। ठीक है, बहरहाल अभी ये देखें, ये m1 और m2 और इनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस r। तो अगर इसको मैथमेटिकली लिखें तो हम कहेंगे कि f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और f इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² और f इज़ इक्वल टू m1 m2 ओवर r² और f इज़ इक्वल टू g m1 m2 ओवर r²। g जो है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, और इसकी वैल्यू
6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ये आती है। तो ये क्या, दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जहाँ पर जी जो है वो क्या, उसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लग कहते हैं और उसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब हम वेक्टर फॉर्म देखते हैं इस ग्रेविटेशनल लॉ की। ठीक है जी, क्या देखते हैं इसकी, वेक्टर फॉर्म of gravitational law. Vector form of gravitational law. अभी तो मैंने वो पहले जो प्रूफ किया है वो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में मैंने प्रूफ किया था। सपोज करें कि आपके पास ये एक मास m1, इधर मास m2 है, ये एक फोर्स इस तरह इसके ऊपर लग रही है, ठीक है, और इसका ये यूनिट वेक्टर r12 है और ये फोर्स लग रही है F12। इसी तरह इस तरफ ये मास m2, ये m1 और ये एक फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है ये r21 और ये फोर्स इस पर जो लगा रहा है वो F21। ये फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। वैसे सिचुएशन हमारे पास क्या है कि यूँ है, m1 m2, एक फोर्स इस तरफ लग रही है, एक फोर्स इस तरफ, m1 m2 पे लगा रहा है F12 और ये इसके ऊपर लगा रहा है F21। बोथ फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों फोर्सेज जो हैं वो मैग्नीट्यूड में बराबर हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि हम लिख सकते हैं कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ये चीज़ जो है ये हम राइट डाउन कर सकते हैं कि F12 जो है वो F21 के बराबर है। अच्छा, अब इस चीज़ को हम प्रूफ किस तरह कर सकते हैं? अगर हम इस चीज़ को प्रूफ करना चाहें तो आप देखें कि पहली बात तो ये है कि हमें इस बात का पता है कि जो R12 है वो माइनस R21 के बराबर है। तो अगर मैं F12 इक्वेशन लिखूं तो Gm1 m2 ओवर R स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी R12। ठीक है, इसी तरह लिखूं कि F21 Gm1 m2 ओवर R स्क्वायर और R21। अब मैं R12 की वैल्यू उठा के इधर R21 की जगह पर रख दूं तो F21 Gm1 m2 ओवर R स्क्वायर इनटू ये कितनी आ जाएगी -R2। तो ये क्या हो जाएगा F21 माइनस इधर आ गया Gm1 m2 ओवर R स्क्वायर R12। तो ये मेरे पास इक्वेशन A है, ये मेरे पास इक्वेशन B है। ठीक है, एक इक्वेशन A है मेरे पास और एक इक्वेशन B है। तो यहाँ से आप ये चीज़ देख सकते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन बन गई है, ये इक्वेशन A बन गई है। यानी कि ये क्या है, ये F12 है। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि F21 इज इक्वल टू माइनस F12। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास प्रूव होगी। या हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि
F1 2 इज माइनस F21, यानी कि फोर्सेस, both forces are equal in magnitude, both forces are equal in magnitude, but are in the opposite direction of each other, लेकिन एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन। अब हमने ज़रा इसको, ये तो मैंने आपको लॉ बता दिया, प्रूफ करके दिखा दिया। अब ज़रा ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है जी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ज़रा हमने स्टडी करके देखना है। अब लाइट चली गई है, यहाँ पर कोई इस मुल्क में एक मसला है, ये मुल्क जो है ये मसाइल से भरा हुआ है, ठीक है जी। तो इधर कभी लाइट चली जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। बहरहाल हमने अपना मिशन जो है उसको स्टार्ट रखना है, चाहे जिस तरह के भी हालात हो। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जो चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हम जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी जो है इसकी, इट इज़ ए सेंट्रल फोर्स। व्हाट इज दिस? दिस इज ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स कौन सी होती है? जो सेंटर टू सेंटर एक्ट करती है। ये देखें, ये मास m1, इसका सेंटर इधर से लेकर ये मास m2, इसका सेंटर ये, तो इनके दरमियान में जो फोर्स लग रही है, ठीक है, F1 to F21, इनके दरमियान में सेंटर टू सेंटर द फोर्स विच इज एक्टिंग सेंटर टू सेंटर is known as central force। तो ये फोर्स जो है, इसको हम क्या क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं सेंट्रल फोर्स का, जो सेंटर टू सेंटर, इस सेंटर से इस सेंटर तक, ठीक है, ये सेंटर O ले लें और O1 ले लें, तो O से O1 तक जो फोर्स लग रही है, जो सेंटर टू सेंटर फोर्स लग रही है, वो सेंट्रल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या है? वो एक सेंट्रल फोर्स जो है वो होती है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 इसकी प्रॉपर्टी, नंबर 2 इसकी प्रॉपर्टी है कि इट इज़ ए अट्रैक्टिव, इट इज़ ए अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। ये अट्रैक्टिव है। जैसे अब आपने कोलम्बिक फोर्स पढ़ी होगी ना, तो कोलम्बिक फोर्स जो होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी और रिपल्शन भी होती है। यानी कि अगर दो चार्जेस हो सेम नेचर के, यानी कि पॉजिटिव हैं तो वो रिपेल करेंगे, लेकिन अगर अपोजिट नेचर होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो वो अट्रैक्ट करेंगे।
लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में इस तरह नहीं होता, ये हर सूरत में दो मासेस के दरमियान जो है ये हमेशा क्या होती है, ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। ये फोर्स जो है ये मीडियम से इंडिपेंडेंट होती है। मतलब यह है कि जो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है। आप ये जी जो कैपिटल जी है इसको कहीं पे भी जाकर कैलकुलेट कर लें, पानी के अंदर कर लें, एयर में कर लें, वैक्यूम में कर लें, जिधर मर्जी जाके करें, इसकी यही वैल्यू निकलनी है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम से। इसकी यही है, यानी कि जी जो है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। ये जो है ये मीडियम से इंडिपेंडेंट है। और इसकी चौथी प्रॉपर्टी के F1 टू माइनस F2, ठीक है। फोर्सेस जो हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड but are in opposite direction। लेकिन opposite direction में। उसके बाद इसकी पांचवी प्रॉपर्टी, ये फार्मूला जो है आपके पास ये वाला F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर। इट इज वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट मासेस। तो ये फार्मूला जो है ये सिर्फ पॉइंट मासेस जो हैं ये उनके लिए वैलिड है। ये फार्मूला जो है इट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन बिग मासेस। पॉइंट मासेस क्या होते हैं, जो बड़े छोटे मासेस होते हैं, ठीक है। पॉइंट मासेस are those which are very small masses, ठीक है। तो this law cannot be applied to big masses। तो ये फार्मूला जो है ये बिग मासेस के ऊपर अप्लाई नहीं किया जा सकता। अब आप कहेंगे भाई ये सन जो है, ये अर्थ जो है, स्टार, ये तो सारे बिग मासेस हैं, लेकिन ये बिग मासेस हैं लेकिन इनके दरमियान इतना ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस है कि ये क्या एक दूसरे के लिए बन जाते हैं, ये एक दूसरे के लिए पॉइंट मासेस बन जाते हैं। इफ द डिस्टेंस between two big masses is very large, then these masses become point masses for each other।
like sun and earth. Sun and earth are at large distance from each other, so they are point masses for each other. तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के लिए पॉइंट मासेस जो हैं वो बन जाएंगे, क्योंकि इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो बड़ा लार्ज है। अच्छा, उसके बाद एक और प्रॉपर्टी के सातवीं प्रॉपर्टी, छठी प्रॉपर्टी, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज़ ए लॉन्ग रेंज फोर्स, it is not very strong, ठीक है। छठी प्रॉपर्टी, it is a long range force, it acts at large distances। एक लॉन्ग रेंज फोर्स है और दूर दूर के जैसे अर्थ और सन कितना ज़्यादा फासला है, लेकिन फिर भी इनके दरमियान में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मौजूद होती है। तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। उसके बाद इट इज़ नॉट ए स्ट्रॉन्ग फोर्स, इट इज़ ए वीक फोर्स। ये स्ट्रांग फोर्स नहीं है, ये एक वीक फोर्स है और लार्ज डिस्टेंसेस के ऊपर एक्ट करती है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी नंबर 8, ये फोर्स जो है, दिस फोर्स इज सिग्निफिकेंट फॉर हैवी मासेस। फॉर हैवी मासेस, इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो हैवी मासेस के लिए। अब आपने देखा होगा कि हम लोग जो होते हैं, ये देखिए इस तरह करके अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मेरे हाथ हैं, ये तो यूँ चिपक तो नहीं जाते, ये स्टिक तो नहीं कर जाते एक दूसरे के साथ, या दो लोग एक जगह पर खड़े हैं तो वो एक दूसरे से आके चिपक तो नहीं जाते, फोर्स उनके दरमियान में होती है, ठीक है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ चिपक नहीं जाते, क्योंकि जो हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है वो बहुत स्मॉल है। अब देखें ना, हैवी मासेज हैं जैसे अर्थ और सन है, तो इनको तो अगर ग्रेविटी है इनके दरमियान तो इनको तो आपस में चिपक जाना चाहिए, इनको तो जुड़ जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये सिग्निफिकेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है हैवी मासेस के लिए, ठीक है। वी आर नॉट स्टिकिंग with each other, ठीक है, because G is very small, यानी कि 10 की पावर -11, तो ये तो बहुत स्मॉल वैल्यू है ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक है। तो चूंकि 10 के पावर -11 है, इसका मतलब है सो द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज वेरी स्मॉल,
तो फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में है वो बहुत स्मॉल है। सो वी अट्रैक्ट ईच अदर बट नॉट स्टिक विद ईच अदर। तो हम अट्रैक्ट तो करते हैं, ये सारी बॉडीज अट्रैक्ट तो करती हैं, लेकिन 10⁻⁻11 की वजह से वो आपस में स्टिक नहीं करते हैं। लेकिन जब मासेस बहुत लार्ज हो जाएं, ठीक है, बट व्हेन मासेस आर वेरी लार्ज like earth and sun, then gravitational force become significant। तो लार्ज मासेस के लिए ये फोर्स बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ठीक होगी जी बात। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो इसकी कोर प्रॉपर्टी, इसकी नामी प्रॉपर्टी, कि ये फोर्स जो है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही होती है। नामी प्रॉपर्टी Fg(m1m2/r²). F1/r², इसको हम क्या कहते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इसका मतलब क्या है कि अगर रेडियस डबल हो जाए, इफ रेडियस इज डबल्ड, ठीक है, यानी कि यहां पर मैं कर दूं कि F1/2r का स्क्वायर, तो F1/4r², 4 को इस तरफ ले जाएं, 4F1/r²। इट मीन फोर्स reduces 4 times। लेकिन अगर इसी तरह हम ये फिर लगाएं F/1r², और डिस्टेंस जो है ये r जो है, पहले इसको हमने इस r को किया था 2r, और अब अगर इसको कर दें r/2, तो F1/r²/4, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? F4/r², ठीक है जी। तो फोर्स क्या होगी? फोर्स इंक्रीजेस 4 टाइम्स। पहले केस में रिड्यूस हो जाएगी और इस केस में फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी 4 टाइम्स। अच्छा, अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, इसको ज़रा समझने के लिए।
क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास 2 पॉइंट मासेस हैं स्फेरिकल शेप के, ये देखें, एक ये क्या पॉइंट मासेस हैं और इनके दरमियान में डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर आर और आर है। ये भी मास m है, ये भी मास m है, रो इनकी डेंसिटी है। इनका रेडियस r है, रेडियस इज r एंड मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, दोनों मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, और दोनों जो हैं वो सेम मटेरियल के बने हुए हैं। तो हमारे पास जो ये आर और आर, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा इनके दरमियान? टोटल डिस्टेंस हमारे पास जो है वो 2r हो जाएगा, ठीक है जी। और मास डेंसिटी है रो वी, तो m रो इंटू वी सफियर है, तो v 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 पाई r क्यूब, ये चीज़ आ जाएगी। तो f g/m ओवर r स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? g/m स्क्वायर ओवर r स्क्वायर, क्योंकि सेम मासेस हैं। तो यहाँ पर m की वैल्यू g रो 4/3 पाई r क्यूब का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2r का स्क्वायर। ये चीज़ जो है ये हमारे पास बन जाएगी। तो अब देखें कि f जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? g रो 4/3 पाई का स्क्वायर और r6 डिवाइडेड बाई 4r का स्क्वायर। ये सारा जो है, ये सारा, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो f कांस्टेंट r6 बाय r स्क्वायर, तो ये इससे काट गया, तो फोर्स किससे वेरी कर रही है? r4 से। इन दो के दरमियान में फोर्स r4 के साथ जो है वो वेरी कर रही है। अब एक और क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। तो सपोज करें कि हमारे पास 2 मासेस हैं, सपोज दैट एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये 2 मासेस हैं हमारे पास, m m, v1 वेलोसिटी इस तरफ, v2 वेलोसिटी, फोर्सेस इनके सेंटर टू सेंटर एक्ट कर रही हैं, ठीक है, F12 और F21। तो यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन a12 और इसका एक्सेलरेशन a21, ठीक है।
दो मासेस हैं। तो F12 मेरे पास GMM ओवर R स्क्वायर I यूनिट वेक्टर, और दूसरी F21 माइनस GMM ओवर R स्क्वायर I यूनिट वेक्टर। तो F नेट F12 प्लस F21 इनको ऐड करें, GM स्क्वायर ओवर R स्क्वायर माइनस GM स्क्वायर ओवर R स्क्वायर I यूनिट वेक्टर। तो ये तो कट गए, तो F नेट हमारे पास 0 के बराबर जो है वो आ गई। F नेट हमारे, तो बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अच्छा, यहाँ पर एक इसका मास जो है वो हमें कैपिटल M ले लेते, तो यहाँ पर भी कैपिटल M, यहाँ पर भी कैपिटल M। तो ये जो था इसने फिर हो जाना था MM, और इसने भी हो जाना था MM, और इन्होंने आपस में कैंसिल हो जाना था। तो F नेट जो है उसने हमारे पास 0 के बराबर आ जाना। अब ये दो F1 और F2 क्या हैं? F1 एंड F2 आर द इंटरनल फोर्सेस। F12 एंड F21 आर द इंटरनल फोर्सेस। ये इंटरनल फोर्सेस हैं सिस्टम की। तो अब अगर हम इनका A12 और A21 जो है उसको निकालें, तो A12 मेरे पास F ओवर M, F12 ओवर M। तो A12 मेरे पास F12 कितना है? GMM ओवर R स्क्वायर M। तो ये इससे कट गया, तो A12 मेरे पास I यूनिट वेक्टर के साथ GM ओवर R स्क्वायर I यूनिट वेक्टर आ जाए। इसी तरह मेरे पास A21 क्या आ जाएगा? मेरे पास A21 आ जाएगा F21 ओवर M। तो ये क्या हो जाएगा? GMM ओवर R स्क्वायर M I यूनिट वेक्टर। ये MM से कट गया, तो A21 GM ओवर R स्क्वायर I यूनिट। तो यहाँ से अब हमें पता चल रहा है कि A12 बराबर नहीं है A21 के। एक्सेलरेशंस जो हैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों बॉडीज एक्सेलरेट कर रही हैं, बट देयर एक्सेलरेशंस आर डिफरेंट। बोथ bodies are accelerating, but their accelerations are different। हमने प्रूव कर लिया A12 जो A21 के बराबर। अब होल सिस्टम जो है, ऑन द होल सिस्टम F नेट 0 है, कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रही। तो अगर F नेट 0 है, अगर F नेट 0 है, तो जो सेंटर ऑफ मास है, सो A सेंटर ऑफ मास विल बी आल्सो इक्वल टू 0, क्योंकि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अच्छा, अब आप देखिए कि हमारे पास A1 GMM
ओवर आर स्क्वायर एम था, तो ये हो जाएगा जी एम ओवर आर स्क्वायर। इसी तरह ए टू हमारे पास जी एम ओवर आर स्क्वायर एम था, तो ये हो जाएगा जी एम ओवर आर स्क्वायर। लेकिन इसके साथ नेगेटिव का साइन लगा देंगे क्योंकि ए वन जो है वो अपोजिट है ए टू के। अब सेंटर ऑफ मास आपके पास किसके बराबर होता है? ए सेंटर ऑफ मास आपके पास बराबर होता है m1 a1 प्लस m2 a2 m1 प्लस m2। ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास होता है। तो इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं, ए सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m जी एम ओवर आर स्क्वायर माइनस m जी एम ओवर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m प्लस m। तो ये कट गया और ए सेंटर ऑफ मास 0 एज एफ नेट इज इक्वल टू 0। कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही है, इसलिए ये 0 के बराबर जो है वो आ जाएगा। तो बहुत शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स। अभी हमने ये जो है, हाँ इसमें एक और चीज़ रह गई है, वेलोसिटी की चीज़ रह गई। वेलोसिटी क्या है? तो हमें पता है कि एफ नेट 0 है, तो ए सेंटर ऑफ मास भी 0 होगा, लेकिन वेलोसिटीज़ जो हैं वो इंटरनल तो है ना, v1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, v2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर इंटरनल वेलोसिटीज़ v1 और v2 तो होंगी, लेकिन इफ़ ए सेंटर ऑफ मास इज 0 देन क्या होगा? v सेंटर ऑफ मास 0 की कांस्टेंट नहीं, v सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगी। ठीक है, ये कांस्टेंट होगी। चूंकि फोर्स इंटरनल फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, ये v1 और v2 के बारे में एज इंटरनल forces are acting on objects, so v1 and v2 are not equal to 0। तो v1 और v2 जो हैं वो इक्वल टू 0 नहीं है, और v1 and v2 are also not constant। ठीक है ना, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन a12 और a21 जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर क्या है? कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिस्टम के ऊपर। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए इंटरनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? यहाँ पर एक इंटरनल फोर्स के तौर पर एक्ट कर रही है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब एक और वीडियो कल मैं करूँगा जिसके अंदर अभी इसकी कुछ और एग्जांपल्स रहती हैं। सेंट्रल फोर्स के हवाले से हमने इसको देखना है, कुछ एग्जांपल्स हम इसकी और करेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी को कैसे एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है। तो कोई 8 मेरा 9-10 वीडियोस जो हैं वो ग्रेविटेशन के ऊपर होंगे इसको तफसीली समझने के लिए। तो असाइनमेंट आपको याद है कि मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम वाले चैप्टर की और रोटेशनल डायनामिक्स वाले चैप्टर की असाइनमेंट दी हुई है। अल हसन फोटोकॉपी से आपको मेरे शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। विदिन 20 डेज़ आपने ये वाली असाइनमेंट जो है वो इसको जमा करवाना है।
तो बहुत शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।